गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज आ रही है? देखिए एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा। आ रही है ना आवाज? ठीक, चलेगा। हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, आपके लास्ट क्लास तक जहां तक हो गया था उससे आगे की बात। ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर हम बात करना चाहें तो इससे हमने आगे चलकर देखा दोस्तों, तो हमें यहां पर देखने को मिला, यहां एक नदी है और इस नदी का नाम है सतलज नदी, जबकि यहां पर एक नदी और है, ये इसकी सहायक नदी है व्यास, और दोनों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का अगर आप नाम जानना चाहते हो, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, तो इस बांध का अगर आप नाम जानना चाहें तो इस बांध का नाम है आपके हरिके बैराज। बांध का नाम है हरिके बैराज, और ये हरिके बैराज संबंध कहां से रखता है? पंजाब से। एक तो बात हुई दोस्तों यहां तक की, और इसको लेकर हम बात करना चाहें तो यहां से आपको एक नहर पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। ये आपको एक नहर पढ़ने को मिलेगी। अब इस नहर के बारे में हम बात करना चाहें तो आप सुनिएगा, ठीक है? सुनिएगा। आपके एक रियासत है दोस्तों, और इस रियासत का नाम है बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, और इस बीकानेर रियासत के शासक जो हैं वो अब वर्तमान में जो है उनका नाम है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह। और इन शार्दुल सिंह की बात करें, पहले तो आपके कौन थे? पहले थे आपके महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के बाद कौन आए? शार्दुल सिंह। और इन शार्दुल सिंह के इस साम्राज्य में, इस रियासत में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है कंवरसेन। और ये जो कंवरसेन है ना, इसके बारे में पता चलता है कि यह कंवरसेन आपके सिंचाई विभाग में काम करता है। सिंचाई विभाग में। और आपके किस पद पर है? आपके इंजीनियर के पद पर आसीन देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं इस कंवरसेन के लिए क्वेश्चन एग्जाम का जो बनता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है कि कंवरसेन द्वारा शार्दुल सिंह के कहने पर इसने कहा इसको, कंवरसेन को, कि आप एक नहर बनाइएगा साहब, जैसे महाराजा गंगा सिंह ने बनाई ऐसे आप बनवाइएगा। तो इस कंवरसेन ने क्या किया? इस नहर का नक्शा तैयार किया, मैप तैयार किया, और अपने लिए क्वेश्चन बना कि आपके कंवरसेन के द्वारा 1948 में नहर का प्रारूप या मैप तैयार किया गया। तैयार किया गया।
अब देखो नहर का प्रारूप जो तैयार किया उसको लेकर हम बात करें तो उस प्रारूप की हमने बात करना चाहिए, तो वो प्रारूप था कि हरिके बैराज से लेकर आपके यहां से पानी आएगा और यहां तक आपको देखने को मिलेगा पुंगल बीकानेर रियासत तक पानी आ जाएगा। हाँ भाई, अब ये तो पूछना पड़ेगा, इसने एग्जाम भी दिया था, तैयारी भी की थी इंजीनियर एकेडमी से, तभी तो इसका सिलेक्शन हुआ था। ऑनलाइन भी पढ़ता था, ऑफलाइन भी पढ़ता था, दोनों पढ़ता था, ठीक है ना। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो आप सुनिएगा, तो इन्होंने कंवरसेन ने जो नहर का प्रारूप तैयार किया ना, और इस नहर को नाम दिया नहर का जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया राजस्थान नहर। इस नहर का नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो ये राजस्थान नहर पहले पंजाब, फिर पंजाब के बाद कहां रही थी? हरियाणा, और हरियाणा के बाद जाकर राजस्थान में आ रही थी। और अगर आप जानना चाहें तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपको यह नहर राजस्थान में सबसे पहले, अगर आज की बात करते हैं तो एंट्री यहां से करती है। और इस स्थान के बारे में बात करें कि यह नहर कहां से एंट्री कर रही है, तो इस स्थान का नाम है खारा या खरा गांव। और ये खारा या खरा गांव जो है ना, इसका वर्तमान समय में जो संबंध है वो आपके कहां से? हनुमानगढ़ जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। और आपके आज वर्तमान में अगर हम बात करें इस नहर की, तो हमारा अंतिम स्थान ये मिलता है। और इस अंतिम स्थान के बारे में बात करते हैं तो ये वाला जो स्थान है, इस स्थान का नाम है मोहनगढ़। मोहनगढ़ को लेकर बात करते तो मोहनगढ़ का जो संबंध है वह आपके किस जिले से है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। क्लियर? आगे बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। ये आपके यहां तक की बात बनी। अब इस नहर को लेकर बात करते हैं। अभी राजस्थान नहर ही चल रही है सब। हमने देखा कि इस नहर में से लोग पानी ना निकालें, तो लोगों के बचाव के लिए कि ये नहर जो आ रही है पहले कहां से होकर आएगी? पंजाब से, फिर हरियाणा से। अगर ये लोग रास्ते में पानी निकालेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा इसका। तो हमने क्या किया, इस नहर के अंदर एक स्थान चिन्हित किया, लेकर आपके हरिके बैराज से लेकर और कहां तक? यहां तक। ये वाला जो स्थान है, इस स्थान का नाम है मसीता वाली। मसीता वाली। और मसीता वाली का संबंध जानना चाहें तो मसीता वाली का भी संबंध आज वर्तमान में किससे है? हनुमानगढ़ जिले से देखने को मिलता है। और यहां से यहां तक के इस क्षेत्र को हमने आपके इस नहर का फीडर क्षेत्र घोषित कर दिया। और फीडर का मतलब आप समझते हो, फीडर का मतलब होता है नहर का वह क्षेत्र जहां पर बिना अनुमति के आपके पानी नहीं लिया जा सकता। और अगर किसी ने बिना अनुमति के पानी लिया तो उस पर आपके क्या हो जाएगी? कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इस क्षेत्र को राजस्थान नहर का फीडर क्षेत्र घोषित कर दिया। कहां से कहां तक? हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक। आपको दिख रहा होगा ये। अगर आप बात करते हैं ये राजस्थान नहर, और राजस्थान नहर के अंदर हम बात करते हैं, इस फीडर का नाम रख दिया गया राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर इसका नाम रख दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम जानना चाहते हैं ये जो राजस्थान फीडर है इसकी कुल लंबाई कितनी है। देखो इसका विस्तार तो आपको पता ही है, हरिके बैराज से लेकर कहां तक होगा? मसीता वाली तक। और अगर आप इसकी कुल लंबाई देखना चाहें तो कुल लंबाई इसकी बताई जाती है 204 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई बताई जाती है। और इसका संबंध जो है वह आपके फैला कहां पर है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है भाई, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है।
हाँ भाई अभी रुक जाओ आप, आपको गडरा रोड बाड़मेर में बता दूंगा, पहले रुक तो जाइएगा आप, है ना। तो ये आपकी स्थितियां देखने को मिलती है यहां तक की, ठीक है। तो अब आपने बात करना चाहिए नेक्स्ट, इस राजस्थान नहर का आगे चलकर हमने देखा तो पता चला दोस्तों, इस राजस्थान नहर का आपके नाम परिवर्तित हो जाता है। में नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 को इसका क्या कर दिया गया, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। और नाम परिवर्तित कर कर इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दोस्तों आपको ये सारी कहानी बताने का मतलब केवल एक ही था कि कल को अगर ये पूछ लिया जाता है कि आपकी इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का आपके जो पुराना नाम है वो आपके पुराना नाम क्या है, राजस्थान नहर, याद रहेगा ना। और आपके नवीनतम या वर्तमान नाम की बात करते हो तो वर्तमान नाम क्या है, आपके इंदिरा गांधी नहर। तो अब अपन जितनी भी बात करने वाले हैं वो किसको लेकर करने, इस इंदिरा गांधी नहर को लेकर कर रहे हैं। ये थोड़े सा मेरे को पुरानी बातें आपको बतानी थी, ठीक है दोस्तों। अब सुनिएगा आप, अगर हम बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर को, तो हमने लिख दिया इसका नाम है आपकी इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है दोस्तों। अब इंदिरा गांधी नहर को लेकर क्वेश्चन एग्जाम का क्या क्या बनेगा वो देखिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन जो बनता है वो देखिएगा आपका क्या बनेगा, कि हमने यहां पर लिखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको लेकर पहला जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि हमने जानना चाहा इस नहर को लेकर, तो आपके इसका नामकरण जो हुआ वो 1900 कब हुआ, 84 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है इस नहर के उद्घाटन को लेकर, इस नहर का उद्घाटन कब होता है, तो आपके 1958 में उस समय के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे, और इन गृह मंत्री का नाम था आपके गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा आपके इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन इसको लेकर आपका बनता है कि इंदिरा गांधी नहर की आपकी कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखना, इंदिरा गांधी नहर की आपकी कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलती है 649 किलोमीटर। क्लियर। और ये जो 649 किलोमीटर है, बिल्कुल आपने सही बताया है। अगर इस 649 को लेकर बात करते हैं तो क्वेश्चन एक और बन जाता है, क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे लंबी नहर सिंचाई परियोजना। देखो दोस्तों, इससे भी बहुत सारी लंबी लंबी नहरें हैं, लेकिन बात आती है यहां पर एक प्रमुख मुद्दे की, और वो प्रमुख मुद्दा है
इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई। कि सिंचाई को लेकर आप बात करते हैं तो पूरे संसार की सबसे लंबी जो नहर होगी वो आपके कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर होगी। कि वह नहर जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है वह कौन सी कहलाती है? अब जब विश्व की होगी तो राजस्थान और भारत की तो स्वतः ही होगी, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसी के संदर्भ में, तो एक क्वेश्चन और आता है। अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपको ही बताना है। अगर बात आ जाती है राजस्थान फीडर की लंबाई, राजस्थान फीडर की लंबाई, और राजस्थान फीडर की लंबाई पूछता है एक तो क्वेश्चन, और एक पूछता है राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई। दोनों का अगर हम आंसर देखना चाहें तो दोनों का आंसर क्या होगा? देखिएगा जरा, इसकी जो लंबाई है अभी अभी आप लोगों ने देखी है दोस्तों 204 किलोमीटर, और मुख्य नहर की जो लंबाई है वह आपके 445 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दीजिएगा, वापिस आपके कितना आ जाएगा? 649 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसको अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो दोस्तों देखना, यह है यहां से यहां तक, हरीके बैराज से मसीता वाली तक तो है 204, और मसीता वाली से आप मोहनगढ़ तक आ जाएगा, ये है आपके 445 किलोमीटर। मोहनगढ़ से लेकर आपके हरीके बैराज तक ये जो टोटल लंबाई है ये है 649 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सुनिएगा, अगर हम और आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है इस नहर को लेकर कि यह जो नहर है यह राजस्थान की मुख्य नहर प्रमुख किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान में सबसे पहले यह आपके किस जिले से संबंध रखती है? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के बाद जाती है गंगानगर, और गंगानगर के बाद जाती है दोस्तों बीकानेर, और बीकानेर के बाद जाती है जैसलमेर। तो राजस्थान के इन 4 प्रमुख जिलों से इस नहर का संबंध देखने को मिलता है। समझ में आया दोस्तों। और हमने आगे बात करना चाहिए इस नहर के उपनाम को लेकर हम बात करना चाहते हैं। इसका जो उपनाम है वह उपनाम आपको देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है मरुगंगा, या इसी को आपके एक दूसरे उपनाम से जाना जाता है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा या आपके मरुगंगा कहा जाता है। बताइएगा यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताइएगा भाई, फिर आगे चलते हैं। चले भाई आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस इस नहर को लेकर कि साहब ये आपके नहर हो गई अपने यहां पर, ठीक है ना। अब हमें पता है इस नहर का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा तो कहलाता है राइट हैंड साइड वाला हिस्सा। ये सारा हिस्सा राजस्थान का कहलाता है राइट हैंड साइड वाला हिस्सा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोले तो दाईं ओर। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बड़ा ज्यादा वाला हिस्सा, ये आपके कहलाता है नहर का लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड बोले तो अब हमने पाया कि ये जो नहर है, ये जो नहर आपको दिख रही है, यह नहर राजस्थान में सिंचाई करेगी। तो राजस्थान में सिंचाई करेगी तो सिंचाई करने के लिए हमने 3 आधार देखे दोस्तों। देखिए देखिएगा, एक तो हमने लिया सिंचाई के लिए लिफ्ट नहरें बनाई, दूसरा हमने नहर का छोटा भाग जिसको हमने कहा शाखाएं,
और तीसरे नंबर पर जो और भी छोटी थी उसको नाम क्या दे दिया, उपशाखा। अब अपने लिए क्वेश्चन क्या बनता है वो सुन लीजिएगा। अपने लिए क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि आपके इंदिरा गांधी नहर की कुल लिफ्ट नहरें कितनी है, बताइए भाई फटाफट। इंदिरा गांधी की कुल लिफ्ट नहरें कितनी है, जल्दी से बताइएगा। 7, वेरी गुड, बताते चलो फटाफट। 7, 7, 7, वेरी गुड। आगे बात करते हैं शाखाओं की। शाखाएं कितनी है, जल्दी से बताते चलिएगा। उपशाखा कितनी है, क्लियर। अब ये 8, 9 और 7 सभी को हम यहां पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना भाई। और यहां पर प्रेजेंट करेंगे, इसमें डायग्राम में दर्शाएंगे, तो आपस में सारी मिक्स ना हो जाए। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, आपके कुछ डिजाइन लिए कि अगर आपके इस प्रकार का जिगजैग का डिजाइन बना देते हैं तो आप समझ जाइएगा दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लिफ्ट नहर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इस प्रकार आपके ये डिजाइन बना देते हैं तो वो रिप्रेजेंट किसको करता है, शाखा को। और अगर इस प्रकार मोतियों की माला का डिजाइन मैं बना देता हूं तो आप समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उपशाखा को, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिफ्ट नहरों की बात करते हैं। लिफ्ट नहरें सुन लीजिएगा, हमने 8 लिफ्ट नहरें देखनी है दोस्तों। देखो ये आपके देखने को मिली लिफ्ट नहरें। इनकी अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो नंबरिंग लिखी है ये दिख गई क्या, फिर बारीक बारीक लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। चले भाई आगे, ठीक है। हाँ अब बात सुनिएगा, पहले वाले का नाम जो है, इसका नाम है आपके चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, क्लियर। दूसरे का नाम होगा आपके कंवर सेन, लिफ्ट नहर के नाम से जाता है। चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, दिख रहा है ना आपको सभी को, फटाफट बोलिएगा। मैप को जूम करो, लिखने में इजी रहे। अच्छा ठीक है भाई, आगे सुनिएगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तो आपके तीसरे नंबर पर आता है
पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। नेक्स्ट, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। नेक्स्ट, करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्लियर? करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। नेक्स्ट, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और लास्ट में राजीव गांधी लिफ्ट नहर। क्लियर? ये आपके लिफ्ट नहरें बनाई गई। सभी को दिख रहा है? बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको। चले आगे। ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, थर्ड वाली नहीं दिख रही है? थर्ड का नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल के आगे नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा भाई। अब दिख रहा है? पन्नालाल बारूपाल। ठीक है भाई, ये आपके लिफ्ट नहर है। अब एक तो एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर कहता है कि इन लिफ्ट नहरों को नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनका कई बार क्रम पूछ लेता है वो। ये जो राजीव गांधी है ना, ये सबसे आपके बाद में बनने वाली नहर है, लिफ्ट नहर सबसे बाद में बनी थी। ठीक है ना? तो अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप याद रखना, उत्तर से दक्षिण का लिफ्ट नहर का क्रम। ठीक है भाई? अब आप देखिएगा, एक शॉर्टकट याद रखना एक ट्रिक के रूप में। चौधरी कुंभा, चौधरी कवर, चौधरी कवर, चौधरी क्या है भाई? कवर, ये याद रखना। और पन्ना धाय वीर थी, इसको सारा जहां जानता है। पन्ना क्या थी? वीर। ठीक है भाई? और आप याद रखना, करणी गुरु की जय, करणी गुरु की जय। इसमें की साइलेंट। और आपके करणी गुरु की जय राजीव, ये राजीव गांधी बाद में बनी सबसे। तो आपको याद रखना है चौधरी कंवर पन्ना वीर करणी गुरु की जय राजीव। अगर इस स्थिति को हम देखते हैं तो आप याद रखना, इस चौधरी से बन जाएगा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर,
कंवर से बन जाएगा कंवर सैन लिफ्ट नहर, पन्ना से बन जाएगा पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर से बन जाएगा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करनी से बन जाएगा करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर और राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ये 8 का क्रम आपके देखने को मिलेगा। तेज कमी क्या कह रहा है ये? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इससे हम वापस वहीं पर जाते हैं। आपके ये आपको ट्रिक मिल गई है। इस ट्रिक से आप उत्तर से दक्षिण का क्रम, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो आप देख लेंगे ये वाला क्रम जो आपको देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है। अब देखो हमारे सामने अभी सबसे पहले अगर बात करते हैं तो लिफ्ट नहरें हो गई। अब लिफ्ट नहरों के बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अब आपको मिलने वाली है नेक्स्ट आपके कौन सी शाखाएं, और शाखाओं के बारे में हमने बात करना चाहिए कि आपके कौन कौन सी शाखा आपको देखने को मिलती है कहां कहां पर। ठीक है ना दोस्तों? तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर आपको शाखाएं बता देता हूं। ये इनके 9 शाखाएं हैं दोस्तों, और इनका काउंटिंग करते हैं अपन। देखना, नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 शाखाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? 1 नंबर की जो शाखा है ना दोस्तों, ये वाली, ये अकेले राइट लेफ्ट हैंड साइड को मिलती है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि साब आपके कहां पर मिलती है? राइट हैंड में, ये राइट हैंड की ओर मिलती है। दिख रहा है ना आपको? तो हम इनके नाम को लेकर बात करेंगे, इनका नाम क्या क्या है। तो आप देखिएगा, हमने यहां पर देखा देखिएगा, अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर तो हम देख सकते हैं प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं, और प्रमुख शाखाओं में 9 शाखाओं के बारे में अपन को देखना है। नंबर 1 पर जो है इसका नाम मिलता है रावत सर शाखा, रावत सर शाखा। क्लियर? दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलती है सूरतगढ़ शाखा, तीसरा मिलता है अनूपगढ़ शाखा, इसके बाद मिलता है पूंगल शाखा, पूंगल के बाद मिलती है दातोर शाखा, बिरमसर शाखा, आठ 7 नंबर पर आ जाएगा, इसके बाद मिलती है चारण वाली शाखा, शहीद बीरबल शाखा, और लास्ट में आ जाता है 9 नंबर पर सागरमल गोपा। ये आपको टोटल इंदिरा गांधी को लेकर हम बात करें तो कितनी देखने को मिलती है? 9 शाखाएं देखने को मिलती है। अगर अब इन 9 शाखाओं की बात कर लेते हैं
तो 9 शाखाओं के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सुनना। बिरसलपुर शाखा, बिरसलपुर शाखा, सुनिएगा एग्जाम में इसको लेकर क्या क्वेश्चन बनता है वो जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, रावतसर शाखा का संबंध कहां से है, तो आपके आंसर आना चाहिए हनुमानगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन आता है, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ दोनों का संबंध आपके एक ही जिले से है, जिले का नाम है दोस्तों गंगानगर। पूंगल, दातोर, बिरसलपुर तीनों का संबंध एक ही जिले से है, जिले का नाम है बीकानेर। अगर चारण वाली की बात करते हो तो चारण वाली 2 जिलों से संबंध रखती है, एक तो आपके बीकानेर से और दूसरा आपके लाभान्वित करती है जैसलमेर को। पहले ये बीकानेर तक थी, अब इसका जैसलमेर तक विस्तार है। और ये दोनों जो है ना वो केवल एक ही जिले को लाभान्वित करती है और वो जिला है आपके जैसलमेर। याद रहेगा ना आपको। अगर हम बात करना चाहें इससे और आगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाली जो है यह तो आपके लेफ्ट हैंड साइड है और बाकी ये सभी जो है वो आपके इंदिरा गांधी की कहां मिलती है, राइट हैंड साइड देखने को मिलती है। ये भी सब कहां मिलती है, आपके राइट हैंड साइड। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? फटाफट बताइएगा मुझको। यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना। चलें और आगे। अब बात देखो, ये हो गया अपना और ये हो गया। अब बच गई क्या, उपशाखा। उपशाखा को लेकर आप बात करते तो उपशाखा के बारे में देख लीजिएगा। उपशाखा को हमने देखा तो पता चलता है भाई साहब, क्लियर। ये है आपके उपशाखा और इस उपशाखा का नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। याद रहे ये ओरिजिनल वाले बाबा जो है ना उनका नाम है ये। एक इसी नाम के और दूसरे हैं, बिजनेसमैन हैं वो। ये ओरिजिनल वाले हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या है, रुणीचा वाले रामदेव जी है ना। और एक रामदेव जी दूसरे जो आप जानते ही हो, आजकल उनको काला धन दिखता नहीं है, लाला रामदेव बन गए हैं वो। तो ये आपकी स्थितियां मिलती है। अब ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला अंतिम स्थान, इस स्थान का नाम है गडरा रोड। एग्जाम का एक क्वेश्चन तो ये बनता है, गडरा रोड है, इसका संबंध आपके किस जिले से है, तो गडरा रोड का संबंध है आपके एक जिले से, जिले का नाम क्या है, बाड़मेर। क्लियर। इस नहर का जो पानी है वो जब ज्यादा पानी आता है ज्यादा मात्रा में तो अंतिम कहां तक जाता है, गडरा रोड तक जाता है। इसलिए गडरा रोड के बारे में क्वेश्चन बनता है। गडरा रोड को इस इंदिरा गांधी नहर का आपके शून्य बिंदु या 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कि अगर कल को एग्जाम में यह पूछा जाता है इंदिरा गांधी का 0 पॉइंट कौन सा है, तो गडरा रोड देखने को मिलता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। आयुर्वेद जल, आयुर्वेदिक जल, बाबा बाबा ये भाई साहब, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से जो होता है ना, वो उसका दिखावा ना कर कर दूसरे का सहारा लेता है। अब अगर बाबा बन रहे हो तो भक्ति करो आराम से भगवान की, काहे का बिजनेस करते हो, और बिजनेस करते हो तो देश हित की बात करते हो तो देश के नाम करो ना फैक्ट्रियां।
क्यों अपने परिवार वालों के नाम करते हो? फर्क है साहब, बहुत चीजों का फर्क है, आप समझेंगे नहीं अभी इसको। देखिएगा, ये आपको बताओ सारी कहानी अब समझ में आई कि नहीं आई? अब इंदिरा गांधी का कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लीजिएगा। कल पूछ रहे थे ना, अब पूछ लीजिएगा क्या पूछना है। लिफ्ट नहर के डिस्ट्रिक्ट ले बता देते हैं भाई दोस्त, लिफ्ट नहर के डिस्ट्रिक्ट और बता देता हूं भाई इनको ना, कि लिफ्ट नहर के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। चलिए सुनिए, ये चौधरी कुंभाराम जो है ना, यह किस किस को लाभान्वित करती है? एक नंबर पर आप क्या जाता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आइएगा चूरू जिले में जाती है, चूरू के बाद आइएगा बीकानेर, और प्यारे दोस्तों बीकानेर के बाद झुंझुनू। ठीक है भाई, ये 4 जिले। कंवर सैन की बात करते हो दोस्तों, तो कंवर सैन के बारे में एक तो बीकानेर, एक तो गंगानगर पहला, तो दूसरा बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल की बात करते हो तो आपके बीकानेर, और याद करना मैंने इसके बारे में बताया भी था फ्लोराइड वाली बात जब आई थी। दूसरा जिला है दोस्तों नागौर। तेजाजी की बात करते हो तो तेजाजी महाराज की जय, और तेजाजी महाराज केवल कहां पर मिलेंगे? बीकानेर में। करणी सिंह की बात करते हो तो बीकानेर से आपको आना पड़ेगा जोधपुर, बीकानेर और कहां पर? जोधपुर। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर की बात करते हैं तो आपके बीकानेर, पहले इसके बारे में सुन लेना, क्रम से बता देता हूं आपको। पहले आपके जैसलमेर में आए से चलेगी, जैसलमेर के बाद फिर आएगी बीकानेर, देखो ऊपर की तरफ जा रही है ना ये थोड़ा सा, बीकानेर। बीकानेर से और आगे बढ़ते हो तो आपके जोधपुर। इससे और आगे बढ़ते जयनारायण व्यास, जैसलमेर प्लस जोधपुर, और ये भी आपके राजीव गांधी भी कहां है? जैसलमेर और जोधपुर। ये राजीव गांधी का आपके आरएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलता है। हाँ चलो भाई फटाफट चलो। सर ये सब पूछता है क्या एग्जाम में? भाई एग्जाम में तो पता नहीं पूछे नहीं पूछे, पर आपने तो पूछा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप ये याद कर लेना, बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई, इसके इंदिरा गांधी के बारे में तो आप सबसे पहले ना 1 नंबर का इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी करो फटाफट, फिर आगे और बहुत सारी नहरें बतानी है मुझे। चले, हो गया 1 नंबर स्लाइड का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लंबाई है मैं बताऊं बेटा, तू इसकी जो मुख्य की याद कर लेना पहले। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से गांव में कितने कितने किलोमीटर में बहती है। चले आगे। चले भैया और आगे। ये यहां तक की बात हो गई इंदिरा गांधी को लेकर। अब आपके और नहर आती है, उनके बारे में सुनना, और कुछ सिंचाई परियोजना है। एक सिंचाई परियोजना का नाम आपको मिलेगा
बीसलपुर परियोजना। और दोस्तों बीसलपुर परियोजना के बारे में अगर आपने बात करना चाहिए तो इसको लेकर हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों बीसलपुर को लेकर, ये बीसलपुर जो है ना, इसका संबंध जिस नदी से है उस नदी का नाम है बनास नदी, नदी से संबंधित है। हालांकि बनास नदी के ऊपर आपके दो नदियां और मिलेगी, एक तो मिलेगी खारी और एक मिलेगी डाई। खारी व डाई इन तीनों के संगम पर आपके एक बांध बना दिया गया है और बांध का नाम रख दिया गया है बीसलपुर बांध। ठीक है भाई, एक तो बात आती है ये। दूसरा, इस बांध के बारे में, इस परियोजना के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी, ये आपके कहलाती है पेयजल परियोजना। देखो सिंचाई परियोजना की बात करता है तो वो तो इंदिरा गांधी हो गई, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आपके पेयजल परियोजना कौन सी है तो वो पेयजल परियोजना कौन सी होगी, आपके बीसलपुर परियोजना होगी। क्लियर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है बीसलपुर का, मीठा पानी। हाँ बिल्कुल, बीसलपुर का मीठा पानी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके लाभान्वित जिले कौन कौन से, कि कौन कौन से जिलों में इसका पानी आता है। आपके एक तो टोंक जिले को पेयजल के लिए पानी मिलता है पीने के लिए, दूसरा पीने के लिए किसको पानी मिलता है, अजमेर को पानी मिलता है, और तीसरा जयपुर को भी आपके इसी से पानी की प्राप्ति होती है। यह परियोजना थी दोस्तों कौन सी, बीसलपुर परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट परियोजना जो आपको मैंने पहले भी भारत के, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ा दिया था, इसका नाम है राजस्थान ग्रामीण फ्लोराइड मुक्त पेयजल परियोजना। और ये जो है ना राजस्थान ग्रामीण फ्लोराइड मुक्त पेयजल परियोजना, इसको लेकर हम बात करते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन एक ही आता है। पहला क्वेश्चन आता है इसको लेकर कि आपके इसका अर्थ क्या है, तो आपके क्वेश्चन आता है नागौर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त या फ्लोराइड रहित या फ्लोराइड फ्री, मुक्त का मतलब होता है फ्री, जल उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके पानी कहां से आता है, तो पानी की जो प्राप्ति होती है, अच्छे पानी की प्राप्ति जो होती है ना, वह प्राप्ति होती है दोस्तों, एक नहर है, नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है और लिफ्ट नहर का नाम है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कि पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर से यहां पर नागौर वाले क्षेत्र में पानी आता है। क्लियर। अभी अभी आपने देखा भी है, जरा देखिएगा, ये देखिएगा, ये 3 नंबर पर आपने देखा था पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इस पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पानी देखो यहां से आपके बीकानेर से होकर कहां पर आ रहा है, नागौर में आ रहा है।
जो पेयजल आपूर्ति करवाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने बात करना चाहिए नेक्स्ट परियोजना को लेकर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपके नेक्स्ट परियोजना बताता हूं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। हो गया दोस्तों, चलें और आगे चलिए। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, तो आपके नेक्स्ट परियोजना आती है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर पेयजल परियोजना। इस परियोजना के बारे में आप जानिएगा जरा, देखिएगा। राजीव गांधी की बात करते तो राजीव गांधी तो आपके प्रधानमंत्री हुए, तो इनका नाम तो ये हो गया साहब प्रधानमंत्री का नाम। सिद्धमुख की बात करते तो सिद्धमुख नामक जो स्थान है ना, इसका संबंध है आपके किस जिले से? चूरू से। कि चूरू जो जिला है, उस चूरू जिले के अंदर आपकी एक स्थान है सिद्धमुख। क्लियर? और नोहर की बात करते तो नोहर का संबंध जो है वह आप जानते हैं कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है भाई। और आपके पेयजल का मतलब होता है पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना। तो इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक लाइन का है, थोड़ा सा याद रखना कि आपके चूरू जिले के सिद्धमुख और नोहर जिले के हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो आया है ना, अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम में आया है, और क्वेश्चन आया है कि आपसे पूछ लिया गया लाभान्वित जिले कि आपके राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना से आपके कौन से जिलों को पानी प्राप्त होता है। तो लाभान्वित जिलों में 2 जिलों का आपको नाम लिखना है दोस्तों। एक का नाम तो चूरू और दूसरे का नाम हो जाएगा, समझ में आया इतना? चलें और आगे, बोलो फटाफट बोलिएगा। ठीक है, चला जाए ना आगे सुनिएगा। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना आती है आपके मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना। मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? और मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना का मतलब क्या है वो जरा देखिएगा। पूरे वर्ष भर पानी नहीं आता है, समय समय पर इनके अंदर पानी लाया जाता है। अगर इस परियोजना को लेकर बात करें तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा ये मानसी वाकल के लिए ये एक जिला है, और इस जिले का नाम जानना चाहें तो दोस्तों इस जिले का नाम है उदयपुर जिला। ये है उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले के अंदर ये वाला जो स्थान है ना, ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोले तो उदयपुर शहर। क्लियर है दोस्तों? और अगर हम बात करना चाहते हैं, यहां पर हमने पाया 2 नदियां देखने को मिलती है। एक का नाम मानसी और एक नदी का नाम है वाकल। याद करना, मैंने आपको बताया था फुलवाड़ी की नाल से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। और इन मानसी व वाकल जो दोनों नदियां हैं ना दोस्तों, इन दोनों नदियों के पानी को पाइपलाइन के माध्यम से कहां तक पहुंचा दिया गया? उदयपुर शहर तक पहुंचा दिया गया। और ये जो आपके पाइपलाइन है,
इसको कहा जाता है जल सुरंग। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दी गई और इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। याद नहीं करनी है आपको, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं आपको नॉर्मली, कि मानसी व वाकल नदियों के पानी को जल सुरंग के माध्यम से आपके उदयपुर शहर तक पहुंचाने का जो कार्य है वह इस परियोजना से किया जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा, मानसी वाकल नदियों का नाम, जल सुरंग परियोजना। यह आपके किस जिले को लाभान्वित करती है? उदयपुर जिले को लाभान्वित करती है और उदयपुर शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पानी ले जाने का कार्य करती है। समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस परियोजना के बारे में एक बात और बता रहे हैं, मैं बता देता हूं। बिल्कुल इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है। ये जो मानसी वाकल परियोजना है, यह आपके राजस्थान, यह परियोजना राजस्थान सरकार और आप कह सकते हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से चलाई गई है और इसमें दोनों की जो हिस्सेदारी है वह आपकी 70:30 की हिस्सेदारी है। अर्थात 70% इसका उपयोग पानी का कौन करेगा? राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है और 30% जल का उपयोग कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रहा है। ये आपके परियोजना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट सुनिएगा, ये रेशियो भी ले लीजिएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं। नेक्स्ट परियोजना का नाम सुनिए, जवाई परियोजना। हाँ, ये जवाई नदी वाला है भाई। एक जवाई दूसरा होता है जिसके लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपको अगर अच्छा जॉब मिल गया तो आप अच्छे जवाई बन जाएंगे, अन्यथा फिर स्थितियां गंभीर बन जाएगी। ठीक है, सुनिएगा। हमने देखा एक नदी देखने को मिली, ये वाली नदी, और नदी का नाम है लूनी नदी। इसका नाम क्या है? लूनी नदी। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल है ना गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी हो गई है। कि आपने देखा हुआ अक्सर आप अपने परिवेश में आसपास कि अधिकांश आदमी प्राइवेटेशन का समर्थन कर रहा है। नए नए युवा कि हाँ साहब प्राइवेटेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनसे व्यक्तिगत पूछा जाता है ना कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए, तो फिर कहते हैं हमें सरकारी नौकरी चाहिए। या उनसे पूछा जाए कि आपकी सिस्टर का कल को की शादी करनी है, तो उसके लिए आप सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति चाहेंगे या प्राइवेट वाला, तो कहेंगे साहब सरकारी चाहिए। तो जब आप प्राइवेटेशन का इतना समर्थन कर रहे हैं तो फिर सरकारी नौकरी आप बचेगी कहां पर? इन दोनों में फर्क ये होता है, क्यों चाहिए सरकारी और प्राइवेट। सरकारी उपक्रम का मूल उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना, प्रत्येक व्यक्ति के विकास का काम करना, और आपके प्राइवेटेशन का मूल उद्देश्य होता है आपके लाभ कमाना। ठीक है ना। अब आपका मन करे ना, जिस सेक्टर को देख लेना, आप स्कूल एजुकेशन देख लेना, आपके फैक्ट्री देख लेना, कोई भी कुछ भी देख लेना, ये मेन फर्क होता है इनमें। वेट करते हैं, वेट करते हैं, नहीं लगा, नहीं लगा क्या अभी तक? कौन नहीं लगा? आप नहीं करते सपोर्ट? चलेगा, गवर्नमेंट जो भी चाहिए भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी है। सुनेगा, आगे आगे हम बात करते हैं कि ये तो लूनी नदी हो गई, और यहां पर आपने एक नदी पढ़ी थी, इस नदी का नाम था दोस्तों जवाई नदी। और याद करना, इसी जवाई के साथ एक अपने और नदी पड़ी थी,
इस नदी का नाम था खारी नदी, और याद आ जाए तो ये दोनों नदियां मिलकर आपस में आगे जाकर इसमें मिल गई थी, और इसका नाम था सुकड़ी सेकंड। आ रहा है कुछ याद? ठीक है ना। अब सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं जवाई नदी की, तो जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना दिया गया है, और इस बांध का नाम रख दिया गया है जवाई बांध। और इसी जवाई बांध पर जो परियोजना कार्यरत है वो परियोजना क्या कहलाती है? जवाई परियोजना। अब अपने एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है जवाई बांध को लेकर कि ये जो जवाई बांध है इसका संबंध आपके कहां से है। तो जवाई बांध का संबंध जो है, यह जो लोकेशन है इसकी वह स्थित है सुमेरपुर पाली जिले के अंदर स्थित है, पहला। दूसरा आपके इसे कहा जाता है, इसका एक निकनेम है, उपनाम है इसका मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आता है इसी को लेकर कि इससे आपके लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिलों में हमने बात करना चाहिए। तो आप देखिएगा, लाभान्वित जिलों में आपको मिलते हैं पाली, जोधपुर और जालौर। इन तीन जिलों को पेयजल आपूर्ति यहां पर होती है। याद रहेगा ना आपके? तो ये आपके यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो बांध है ना, यह मारवाड़ का पूरा, मारवाड़ जो पश्चिमी राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताया जाता है। अर्थात पेयजल को लेकर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है ना। अब बांध तो बड़ा है और बड़े क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाता है, तो जैसे ही आपके गर्मी का टाइम आता है तो इसके अंदर पानी खत्म होने लगता है। अब पानी तो खत्म होता है, लेकिन लोगों को तो पानी पीने का चाहिए। इसका पानी खत्म होने लगता है, और पानी खत्म होने लगता है तो गर्मियों में आते आते तो आपके क्या होता है वो सुनिएगा। यहां पर एक जिला और है, इस जिले का नाम है दोस्तों उदयपुर। और उदयपुर में देखा एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सेई नदी। और सेई नदी के ऊपर उदयपुर में एक बांध बना दिया गया, सेई बांध। और हमने पाया दोस्तों, यहां से आपके एक पाइपलाइन डाली अंडरग्राउंड, और ये पाइपलाइन ले जाकर इस बांध के अंदर खोल दिया। इस बांध के अंदर ले जाकर खोल दिया। यहां पर आप कह सकते हो एक हमने वॉल लगा दिया। जैसे ही आपके यहां पर पानी कम होगा, खत्म होगा पानी, इस बांध में पानी कम पड़ेगा, वैसे ही इस वाल को खोल देंगे और यहां से पानी होता हुआ इस बांध में चला जाएगा। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपके जवाई बांध में जलापूर्ति पानी का काम कौन करता है, तो आपकी ये सही करती है जल सुरंग, और इस परियोजना को नाम दे दिया गया सेई जल सुरंग परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और यहां पर क्वेश्चन क्या बना, जवाई बांध में पानी कम होने पर जो आपूर्ति है वो कौन करता है, तो आपके इससे ही जल परियोजना से होती है। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भाई। हो गया भाई इतना? चलिएगा और हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट आ जाती है, हम चंबल नदी पढ़ चुके हैं, तो आपकी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और याद रहे, चंबल परियोजना की बात करते हैं तो हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है चंबल परियोजना संबंधित है तो आपके किसके ऊपर संबंधित है? चंबल नदी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आता है चंबल नदी पर परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है? तो हमारा आंसर आएगा यह राजस्थान और आपके किसकी? मध्य प्रदेश की। राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट परियोजना है आप कह सकते हैं, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। पार्टनरशिप जो दोनों की है वो आपके पार्टनरशिप कितनी है? 50-50% की पार्टनरशिप है, इक्वल आपके। इस परियोजना के बारे में बताया जाता है साहब, इस परियोजना के तहत निम्न 4 बांध बनाए गए हैं। क्लियर है ना? और चारों बांधों के बारे में अगर आपको दोस्तों याद आ जाए तो मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं। चारों बांधों का नाम सुनेगा फिर आगे बात करते हैं। एक बांध का नाम हमने बात की थी, सबसे पहला जो बांध था गांधी सागर बांध। दूसरा था राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा था कोटा बैराज बांध। 4 नंबर पर था जवाहर सागर बांध। क्लियर? और इन चारों बांधों के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो सुनिएगा। गांधी सागर जो बांध था इसका संबंध तो था मध्य प्रदेश से, ये तो था आपके मध्य प्रदेश में। ये वाला था रावत भाटा चित्तौड़। ये वाला था आपके कोटा में, और इसका संबंध भी कहां से था? कोटा से। जबकि मैंने बताया था कई बार आपको ये मिलेगा कोटा प्लस बूंदी की सीमा पर, ये आपको देखने को मिलेगा। अब अपना क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका संबंध केवल कहां से है? कोटा से। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए और महत्वपूर्ण बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो बांध बनाए गए ना, ये 3 चरणों में बांध बनाए गए। पहला जो बांध बनाया गया ये आपके कौन से चरण में बनाया गया? प्रथम चरण में। कितने चरण है? 3 चरण। तीनों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका, पहला चरण,
ये दूसरा कौन से बने में, दूसरे चरण में बना। तीसरा कौन से में बना, तीसरे चरण में। टोटल चरण ही कितने हैं, 3। तीनों खत्म हो गए, वापस पहला आ गया। तो याद रख लेना कि प्रथम चरण में आपके कौन कौन से बांध बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इनके समय को लेकर कि ये बांध कब बनते हैं, तो प्रथम चरण जो था ना, जो प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, ये आपके होता है 1960 में, ये वाला 1970, 1972, और ये पहला भी चरण होगा 1960। अब देखो ये दोनों बांध बने ना, अब दोनों में भी सबसे पहले कौन सा बात करते हैं, तो आप याद रखना सबसे पहले चारों में कौन सा बांध बना है, तो आपके ये वाला बांध। तो ये आपको याद रखना है चंबल परियोजना को लेकर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। हाँ, गांधी जी ऑलवेज फर्स्ट, सही है। चलें आगे और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, माही परियोजना। माही परियोजना के बारे में हम बात करें, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है संबंधित नदी, तो यह आपके कौन सी नदी पर संबंधित है, माही नदी से संबंधित है। एक तो क्वेश्चन सामान्य ही बनता है कि माही नदी से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात अगर करते हैं इस परियोजना को लेकर, तो हमें पता चलता है यह परियोजना राजस्थान और दूसरे नंबर पर कौन सा था, गुजरात, दोनों की आपके ज्वाइंट परियोजना है। दोनों की हिस्सेदारी की बात कर देते हैं, पार्टनरशिप कितनी कितनी है, तो आपके 45% पार्टनरशिप तो किसकी है, राजस्थान सरकार की, और गुजरात की बात करते हैं तो 55% पार्टनरशिप किसकी है, रेशो गुजरात का। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इस परियोजना के तहत भी अगर हम बात करें तो इस माही नदी पर आपके प्रमुख बांध बना दिए गए। और प्रमुख बांधों में कौन कौन से बांध रहे, देखिएगा। नंबर 1 बांध रहा माही बजाज सागर बांध, एक। दूसरा जो रहा वो रहा आपके कागदी पिकअप बांध। तीसरा जो रहा वो रहा कडाना बांध। ये आपके 3 बांध देखने को मिले। क्लियर। और इन तीनों बांधों को लेकर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा देखिएगा। क्वेश्चन बना कि माही बजाज सागर बांध का संबंध था बोरखेड़ा बांसवाड़ा से, जबकि कागदी पिकअप बांध का संबंध बांसवाड़ा से, और आपके कडाना बांध का संबंध कहां से था, गुजरात से था। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा इसके अंदर। अब जरा देखिएगा, ये आप देख रहे थे, ये वाली नदी तो थी आपके माही नदी, और इसी माही नदी में यहां पर आपने देखा था एक और नदी को,
ये वाली जो नदी थी, इस नदी का नाम था जाखम नदी। जाखम नदी, क्लियर? ये वाली कौन सी थी? जाखम नदी। और हम देखते हैं तो पता चलता है जाखम जो नदी है ना दोस्तों, इस जाखम नदी के ऊपर आपके यहां पर जाखम नदी के ऊपर यहां आपके एक बांध बना दिया गया है, और बांध का नाम है दोस्तों जाखम बांध। क्लियर? और इस जाखम बांध के ऊपर जो परियोजना कार्यरत है, उस परियोजना को नाम दे दिया गया जाखम परियोजना। जाखम परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। याद रहेगा ना आपको? अब जाखम परियोजना के बारे में बात करें तो आप सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, जाखम बांध है कहां पर? तो आपके आनंदपुरा, प्रतापगढ़ में ये देखने को मिलता है, पहला। दूसरा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, तो मैं आपको उद्देश्य भी बता चुका हूं इस परियोजना का। और उद्देश्य क्या है इसका? आपने देखा था तो पता चला था आपको कि आपके टीएसपी क्षेत्र, या कह सकते हो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र को लाभान्वित करना, लाभान्वित करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है। याद रहेगा इतना? और अब आगे बढ़ते हैं। एक हमने नदी यहां पर देखी थी, ये जो नदी थी ना दोस्तों, इस नदी का नाम था सोम नदी। सोम नदी बीचा मेड़ा की पहाड़ी वहां से आ रही थी। और इस सोम नदी के बारे में हमने देखा तो पता चलता है, ये जो सोम नदी है, इसके ऊपर दो बांध देखने को मिलते हैं, दो परियोजनाएं कार्यरत है। इसका नाम तो है आपके सोमकादगर, सोमकादगर परियोजना। और इसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। तो सोम नदी पर दो परियोजनाएं हो गई। एक का नाम तो हो गया सोम कादगर परियोजना, और दोस्तों दूसरे का नाम हो गया सोम कमला अंबा परियोजना। दोनों को लेकर बात करते हैं तो इसका जो संबंध है दोस्तों, ये तो आपको कहां से देखने को मिलती है? उदयपुर से। यह उदयपुर में स्थित है। और ये वाली जो परियोजना है ना, इसका संबंध आपको कहां से मिलता है? डूंगरपुर जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। तो अब आप बता सकते हो कि सोमगादकर परियोजना आपके सोम नदी पर स्थित है उदयपुर में, और सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कहां से है? सोम नदी से और डूंगरपुर जिले से संबंध रखती है। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया क्या? चलें आगे? ठीक, नेक्स्ट सुनिएगा। एक नेक्स्ट परियोजना आती है आपके आपनी परियोजना।
और इस आपनी परियोजना को लेकर आप बात करते हैं तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की बात करते हैं तो बताया जाता है इस परियोजना के माध्यम से आपके हनुमानगढ़, प्लस चूरू, प्लस झुंझुनू जिलों में पेयजल पेयजल आपूर्ति होती है। कि आपके राजस्थान के अगर हम बात करते हैं 3 जिले ऐसे हैं जिनमें ये परियोजना आपकी क्या करती है, लाभान्वित करती है। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों जिलों में अगर हम बात करें तो तीनों जिलों में जो पानी उपलब्ध होता है वो आपके कैसा पानी उपलब्ध करवाया जाता है, फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराया जाता है। इन तीनों जिलों में अगर हम बात करते हैं तो यहां फ्लोराइड मुक्त मुक्त करवाया। क्लियर? ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इससे हम और आगे बात करते हैं, एक नेक्स्ट परियोजना और मिलती है जिसका नाम है सुजलम परियोजना। देखिएगा दोस्तों, ये जो परियोजना है थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा। सु का मतलब होता है अच्छा, जलम का मतलब होता है पानी। ठीक है ना, सु का मतलब अच्छा, जलम का मतलब होता है पानी। और अगर इस परियोजना के बारे में आपने बात करना चाहिए तो आप याद रखना, पहली बात तो इस परियोजना का जो संबंध है ना वो आपके कहां पर है, बाड़मेर जिले से इसका संबंध है, नंबर 1 बात तो। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इस परियोजना में होता क्या है, तो जो आपके बाड़मेर जिले में खारा पानी है ना उसको मीठे पानी में जो परिवर्तित करने का काम किया जाता है, मीठे पानी में कन्वर्ट करने का जो काम किया जाता है वो इस परियोजना के तहत किया जाता है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत मीठे पानी इसके अंतर्गत खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित किया जाता है, क्लियर? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, मीठे पानी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे आरओ प्लांट लगा देते हैं ना आपके, तो आरओ प्लांट लगाने में क्या होता है, उसकी अशुद्धियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और आपके शुद्ध पानी बच जाता है। ठीक है ना, उस लेवल पे आपके हो जाता है, सफाई से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल सफाई से रिलेटेड। ठीक है ना, चले भाई आगे और आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर और आगे बात करते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं।
कैंट आर ओ, वेरी गुड बेटा। हेमा मालिनी आएगी और वो कैंट आरओ के बारे में बताएगी। अब देखो, जैसे आप कैंट आरओ के बारे में बता रहे हैं ना, आप जितनी भी एड देखते हैं ना टीवी पे, उन एड में देखना जो व्यक्ति जिस चीज की एड कर रहा है, हमारे देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो ही व्यक्ति उस चीज का उपयोग नहीं करता है। देख लीजिएगा आप, पूरे भारत में देख लेना आप, जो भी बड़ा व्यक्ति, चाहे फिल्म निर्देशक हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, जो भी व्यक्ति है जो जिसका उपयोग कर रहा है, वो उसका ऐड नहीं करता, और जिसका ऐड करता है उसको वो उपयोग में नहीं लेता है। देखो आप सब, फर्क है ना। विमन पान मसाला देख लो, ये देख लो आप, पान मसाला का ऐड करते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते, ठीक है ना। किसी को भी देख लेना आप, मन करे जो, तो ये फर्क है। और हमारे माइंड को बार बार वॉश किया जाता है कि आपने देखा होगा ऐड में कि आपके क्रीम की, फेस क्रीम की ऐड आती है, फेयर एंड लवली की जैसे ऐड देखते हो आप, तो उसमें हमें बार बार बताया जाता है, ऐड के अंदर एक सुंदर महिला आती है और एक मीटर और देते हैं वो लोग, और वो कहते हैं बार बार कि आप 1 सप्ताह लगाएंगे तो आपका रंग ऐसे से ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर लगातार आपने 20 सप्ताह हमारी क्रीम को लगाया तो आपका एकदम काला जो रंग है वो एकदम गोरा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप हमारी भैंस को लगाओ, 6 महीने लगाओ ना, गोरी करके दिखा दो आप, नहीं होगी। लेकिन बार बार किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारा माइंड में क्या होता है, उसका इफेक्ट जाता है और हम वो कर लेते हैं। आगे आ जाओ, वापिस आओ अपने मुद्दे पे। हम बात कर रहे हैं एक परियोजना को और को लेकर, जिस परियोजना का नाम है मित्रों पनिहारन परियोजना। अक्षय कुमार डॉलर अंडरवियर बनियान की ऐड करते हैं, वो कभी भी नहीं पहनते होंगे डॉलर वाले, है ना। नवरत्न तेल की करते हैं अमिताभ बच्चन कभी नवरत्न तेल नहीं लगाते। अंग्रेज बन जाएंगे, वेरी गुड। आगे सुनिए, पनिहारन परियोजना। तो आप जानिएगा दोस्तों, ये पनिहारन कौन है। पहले तो सबसे पहले अगर आप पनिहारन को लेकर बात करते हैं ना, सबसे पहले ये पनिहारन, तो पनिहारन का मतलब क्या है वो सुनिएगा। बाबा की तो अलग ही कहानी है, ठीक है ना। बाबा उपयोग करते हैं क्या। अभी आप राजस्थान के है ना, राजस्थान में जिस स्थान पर उनका मस्टर्ड ऑयल आता है ना, वहां का मैं रहने वाला हूं, अलवर का। तो मस्टर्ड ऑयल जहां से आता है, वहां की अभी फैक्ट्रियों को सील किया गया है, जहां पर सबसे घटिया क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल था। और मस्टर्ड ऑयल किससे खरीदा जा रहा है बाबा के द्वारा, जो खुद व्यवसायिक है, खुद व्यापारी आदमी जो मस्टर्ड ऑयल का बड़ा बिजनेस करता है, वो बिजनेसमैन अच्छा तेल क्यों देगा उनको, खराब भी देगा। क्यों, अच्छा दे दिया तो उनका मार्केटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा भी होगा, अलवर में कहां से बेटा, अलवर में खैरथल मंडी, जहां पर सबसे बड़ा मस्टर्ड ऑयल का केंद्र है। आगे सुनिएगा, पनिहारन का मतलब होता है क्या। पनिहारन का मतलब सुनिएगा, पनिहारन वह महिला होती है जिसके घर के अंदर पेयजल नहीं होता है, पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं होता है, जैसे कोई कुआं नहीं होता, उसके घर में कोई हैंडपंप नहीं होता है, कोई आपकी वाटर सप्लाई नहीं होती है, किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं लोग, अपने घर से वो महिला जाती है बर्तन लेकर, और किसी भी पेय स्रोत पर जाती है, कुएं पर जाती है, तालाब पर जाती है, नदी में जाती है, आपके नल पे जाती है, कहीं भी जाती है, और वहां से पीने का पानी अपने घर के लोगों के लिए लाती है। वो महिला जो अपने घर के लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करवाती है अन्य स्थानों से लाकर, वो आपके पनिहारन कहलाती है। सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल भरतपुर में मिलता है। सर 2 कंपनियां हैं, भरतपुर की जो कंपनी है, वो भरतपुर की जो कंपनी है उसका नाम है डबल इंजन नाम की सबसे ब्रांडेड कंपनी मिलती है, जिसमें सबसे बेस्ट मस्टर्ड ऑयल मिलता है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, अलवर के अंदर है स्कूटर ब्रांड, जो सबसे बेस्ट आपके क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल मिलता है। लेकिन बात करते हैं अलवर व भरतपुर की, ये तो कंपनियों की बात हुई। वहां के लोग, जैसे मैं हूं खुद, तो हमारे खेत में जो भी आपके सरसों हो रही है
उसी को अपन तो निकलवा लेते हैं, सरसों का तेल निकलवाते हैं। अब अपने आंखों के सामने जब सरसों का तेल निकल रहा है, सरसों दी हमने उससे और तेल निकलवाया, बाकी खली वगैरह जो होती है वो जानवरों के काम आती है, तो उससे ज्यादा तो शुद्ध कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सुनिएगा, हाँ, इंजन डबल इंजन के नाम से आता है, आपको उद्योग में पढ़ने को भी मिलता है सर ये। तो आपके क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन बना पहला कि पनिहारन परियोजना का संबंध कहां से है, तो पनिहारन परियोजना का संबंध है दोस्तों बाड़मेर से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताया जाता है सूखा व अकाल पड़ने पर बाड़मेर को पेयजल आपूर्ति कराना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ठीक है ना। जब भी ऐसी सूखे व अकाल की स्थिति पड़ती है ना, तो बाड़मेर में एक संस्था बनाई हुई है कुछ लोगों ने मिलकर, और उस संस्था का नाम है भागीरथ फाउंडेशन। और ये भागीरथ फाउंडेशन के लोग जाते हैं सरकार के पास, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, कि साहब हमारे द्वारा ये कुछ पैसा कलेक्ट किया गया है, इस पैसे को लीजिए आप और हमारे इस बाड़मेर जिले के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध करवाइएगा। और हम ये 20 लोग हैं, 10 लोग जो भी हैं, हमारे संबंधित कोई भी काम आपको लगे तो आप हमें बताइएगा, हम आपका वो भी काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने पर क्या होता है, सेना, सरकार तो मदद करती है, लेकिन गांव के लोग भी सेना के साथ मदद करने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। ठीक ऐसा ही आपको यहां पर देखने को मिलता है, बताया जाता है यहां भागीरथ फाउंडेशन के द्वारा मदद करने का कार्य किया जाता है। क्लियर, ये आपके स्थितियां देखने को समझ में आया दोस्तों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की बताता हूं और बताता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका, ठीक। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट एक परियोजना मिलती है, परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट जलधारा। देखिएगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट जलधारा के बारे में बता देता हूं कि आपके एक व्यक्ति है, जिन व्यक्ति का नाम है आपके लक्ष्मी निवास मित्तल, जिन्हें आज वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो लोहा इस्पात जो है, स्टील उद्योग जो है, उसके अंदर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आज उन्हें पूरे संसार के अंदर स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो लक्ष्मी निवास मित्तल है ना, इनके जो पूर्वज थे, इनका जो पैतृक गांव है, इनका जो पुराना गांव है, वो आपके एक जिला है, जिले का नाम है राजगढ़, सॉरी चूरू जिला। कौन सा जिला है? चूरू जिला। कि ये जो चूरू जिला है ना, इस चूरू जिले के रहने वाले हैं ये सब। और चूरू जिले के अंदर भी एक स्थान है, उस स्थान का नाम है राजगढ़ तहसील। ये राजगढ़ तहसील जो है ना, दो जगह है, अलवर में भी है और आपके कहां पर है, चूरू में भी है। तो ये चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के रहने वाले हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसका अपने गांव के प्रति लगाव तो रहता है, उसका मन तो करता है कि भाई कभी भी अपने गांव जाए। तो ये लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी आपके आते रहते हैं। तो एक बार ये यहां पर आए, और आने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला लक्ष्मी निवास मित्तल आए हुए हैं, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर इनके पास गए
और जाकर उन्होंने कहा कि साहब आप इतने बड़े उद्योगपति हो, आपने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, लेकिन हम आपके गांव के लोग ऐसे हैं जो बिना पानी के आपके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात पानी के बड़ा संकट है हमारे यहां पर। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा उपाय कीजिएगा जिससे हमारे यहां के लोगों को कम से कम पीने का पानी तो उपलब्ध हो जाए। अब लक्ष्मी निवास मित्तल के सामने जब ये बात रखी गई तो उसको भी शर्म आई, यार मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूं, कल को कोई मेरे गांव के बारे में बात करे तो मेरे गांव के लोगों को तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अभियान चलाया और उसका नाम रखा प्रोजेक्ट जलधारा। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोजेक्ट जलधारा का संबंध कहां से है? आपके राजगढ़ तहसील चूरू को पीने का पानी, पेयजल उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरे नंबर पर आपके बात आती है संपूर्ण खर्च का वहन लक्ष्मी निवास मित्तल परिवार द्वारा याद रह जाएगा ना दोस्तों। ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है इस प्रोजेक्ट जलधारा को लेकर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर बताता हूं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं प्रोजेक्ट जलधारा। चले आगे भाई, चलिए नेक्स्ट परियोजना है आपकी चंबल धौलपुर परियोजना। चंबल धौलपुर परियोजना को लेकर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आता है, यह आपके भरतपुर प्लस अलवर को लाभान्वित करने का काम करती है। नेक्स्ट परियोजना आती है आपके इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना। दोस्तों थोड़ा सा याद रखना आप लोग, थोड़ा सा याद रखना, एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या होगा? एग्जामिनर का क्वेश्चन आ जाता है इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना की बात आ जाती है, तो आपका आंसर अलग होगा। जबकि एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का परियोजना का संबंध कहां से होगा? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का तो संबंध है पश्चिमी राजस्थान से, जबकि इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना का संबंध अगर आप जानना चाहें तो कहां से देखने को मिलेगा? इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा सवाई माधोपुर से। कहां से देखने को मिलेगा? सवाई माधोपुर से। वेरी गुड, आंसर आ गया है, इसका संबंध मिलेगा सवाई माधोपुर से। और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो आपकी एक परियोजना और भी मिलती है जिसका नाम है ईसरदा परियोजना। ईसरदा परियोजना, और
और ईसरदा परियोजना का संबंध जो है वह भी आपके कहां पर मिलता है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट परियोजना आती है ओराई सिंचाई परियोजना। और ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध आपको मिलता है कहां से, चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट परियोजना के लेकर हम बात करते हैं। नेक्स्ट परियोजना सुनिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट परियोजना देखने को मिलती है, सोम कमलांबा मैंने बताई दी, काली सिल परियोजना। गरदड़ा परियोजना, गरदड़ा बांध भी पड़ा था, और इस गरदड़ा परियोजना का जो संबंध है वह आपको कहां से मिलता है, आपके बूंदी से देखने को मिलता है। क्लियर? फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। बूंदी, हाँ बूंदी में मिलती है। नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट ये सब परियोजनाएं हैं, इन सभी का संबंध जानना चाहेंगे। इन तीनों का संबंध एक ही जिले से मिलेगा, और जिले का नाम होगा दोस्तों कि भीलवाड़ा के अंदर ये तीनों परियोजनाएं क्या देखने को मिलती है, कार्यरत देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है पार्वती सिंचाई परियोजना। और पार्वती सिंचाई परियोजना का संबंध मिलता है वह कहां से देखने को मिलता है, धौलपुर जिले से देखने को मिलता है। और आप आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट जसवंत सागर परियोजना, इसका संबंध मिलता है आपके जोधपुर से। जसवंत सागर बांध भी है, जसवंत और इस जसवंत परियोजना का संबंध कहां से है, जोधपुर जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। हो गया नोट? सर यहां जो क्लास अपलोड करते हैं उनके नंबर दो एक बार। भाई मुझे इनके नंबर पता नहीं है, ये भी आएंगे तो मैं बोल दूंगा इनको आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखना सुकली परियोजना। और सुकली परियोजना का संबंध है सिरोही से। इतना तो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चले भाई आगे सुनिए। औलणिया, गोपालपुरा,
सावन भादो। सावन भादो परियोजना बोलिए या नहर बोलिए, बात एक ही है और तीनों का संबंध जो है वो आपके एक ही जिले से है। जिले का नाम मैंने बताया था आपको, क्या था? कोटा। और याद आ जाए मेरी तो क्या कह रहे हो सर? अच्छा, इतनी सारी परियोजना है, चलो कोई नहीं, अब जितनी भी है मोस्ट वो तो कम से कम पढ़नी पड़ेगी सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको लेकर, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। आपके हमने बात पहले भी की थी सावन भादो को लेकर कि सावन भादो नहर बोलिए या सावन भादो परियोजना बोलिए। नेक्स्ट आ जाता है सावन भादो मूर्तियां, भी हमने देखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं सावन भादो महल पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको सावन भादो कढ़ाई भी पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको सावन भादो झील भी पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके सावन भादो झरने भी पढ़ने को मिलेंगे। तो आप एग्जाम में थोड़ा सा दोस्तों ये याद रखना कि आपके एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। सावन भादो में एक बार कंफर्म कर लेना बस थोड़ा सा कि वो क्या पूछना चाहता है। जो भी पूछना चाहता है उसका आप आंसर दे दीजिएगा। सावन भादो नहर की बात करते हैं तो आपके कोटा, सावन भादो मूर्तियों की बात करते हैं तो आपके सिरोही, सावन भादो महल की बात करते हैं दोस्तों डीग भरतपुर, सावन भादो कढ़ाइयों की बात करते हैं देशनोक बीकानेर, सावन भादो झील की बात करते हैं अचलगढ़ सिरोही, सावन भादो झरने की बात करते हैं तो दोस्तों जोधपुर। ये आपको एक थोड़ा सा लर्न और रखना है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। उठाते ही नहीं कॉल ये तो। भाई मुझे देखो यहां के नंबर के बारे में पता नहीं है सर बिल्कुल भी, है ना। ठीक है दोस्त, मैं बोल दूंगा उनको, है ना, एक बार आपको वो नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। चलेंगे भाई आगे। चलें भाई आगे। ये आपके यहां तक की बात हो गई, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ ये ज्योग्राफी का जो सिलेबस था, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो मैंने करवाए और मेरा आज सिलेबस कंप्लीट होता है और आपके साथ पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे फिर भविष्य में आप एक बार सक्सेस हो जाइएगा, फिर नए आप और अपने अप जॉब के लिए जब भी आएंगे आप AEN वगैरह के लिए और किसी की RS वगैरह के लिए तैयारी के लिए आएंगे तो भी हम आपकी सुविधाएं के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी बात कि आपने जो ज्योग्राफी का ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में इन टॉपिक के अलावा भी कोई अगर आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मोस्ट है या कभी कोई क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से संबंधित ऐसा बनता है तो आप उस ग्रुप में उस पोस्ट को कर दीजिएगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है ना। इंग्लिश वाली PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया, मंडे से आपको एक दो टॉपिकों की PDF उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपके साथ पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।